रविवार का दिन था। छुट्टी होने के कारण मैं इत्मीनान से अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा था तो अचानक चाचा जी पर नजर पड़ी। वो सामने उदास व शांत खड़े हुए थे। मैंने बैठने का आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी, परेशान से लग रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बैठने के बाद चाचा जी ने धीरे से कहा। मैंने अखबार एक ओर रखते हुए कहा, तो कहिए ना चाचा जी। लेकिन चाचा जी शांत ही बैठे रहे। मैंने आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी, जो दिल में है बेझिझक कह दीजिए। आपका कथन मेरे लिए आदेश है। चाचा जी की चुप्पी दरअसल मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। बेटा पवन, तूने कभी भी मेरी बात नहीं टाली। आज भी इसी उम्मीद से मैं तेरे पास आया हूँ। तेरी चाची का और मेरा विचार है कि तू मानवी से शादी कर ले, उसे सहारा दे दे। बेचारी कम उम्र में विधवा हो गई है और दुनिया में एकदम अकेली है। मायके में उसका कोई नहीं है। हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, तब वो अकेली कहाँ जाएगी। चाचा जी ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। उनकी आंखें सजल हो उठी थी, गला भर आया था। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सा चाचा जी की बातें सुन रहा था और क्या कहूँ समझ भी नहीं पा रहा था। मेरे समक्ष एक और चाचा जी का निर्णय था तो दूसरी ओर मेरा प्यार जो पनप चुका था। मुझे लग रहा था कि ये बात सच है कि जीवन पथ का अगला मोड़ क्या और कैसा होगा कोई नहीं जानता। आज जीवन पथ का ऐसा मोड़ मेरे समक्ष आ खड़ा हुआ था जिसमें मुझे अपने परिवार के प्रति, अपने कर्तव्य एवं अपने प्यार में किसी एक का चुनाव करना था। मेरे जीवन पथ का प्रथम पड़ाव बचपन शुरू में काफ़ी खुशहाल था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। पापा बैंक में मैनेजर थे और माँ कुशल गृहिणी। क्योंकि पापा घर के बड़े बेटे थे और माँ अच्छे स्वभाव की महिला थी, इसलिए मेरी वृद्ध दादी हमारे साथ ही रहती थी। मुझे माँ बाप के साथ दादी का भी भरपूर स्नेह और प्यार मिलता रहा। पटना के सबसे अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया था। शुरू से ही मैं मेधावी रहा, इसलिए अच्छे अंक लाता था। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, गायन आदि में भी मेरी विशेष रुचि थी। मुझे माँ पापा का पूरा प्रोत्साहन मिलता रहा। मेरे जीवन पथ में अचानक ही अत्यंत कठिन और पथरीला मोड़ आ खड़ा हुआ था। मैं उस समय कक्षा 8 में पढ़ता था। माँ पापा का अचानक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे पास इस दुख को सहने की ना तो बुद्धि थी और ना ही हिम्मत। मैं हताश और हारा हुआ सा सिर्फ रोता रहता था। उस कठिन समय में दादी ने मुझे ढांढस बताया और अपने छोटे बेटे यानी कि मेरे चाचा जी के घर मुझे ले आई। मैं चाचा चाची के साथ जयपुर में रहने लगा। उनका इकलौता बेटा पीयूष था। वो मुझसे 2 साल छोटा था। चाचा जी ने उसी के स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया। मैं वहाँ भी अच्छे अंकों से पास होने लगा। चाचा चाची मेरी रहने, खाने पीने, पढ़ने लिखने आदि सभी व्यवस्था देखते थे। लेकिन मेरे और पीयूष के प्रति उनके व्यवहार में थोड़ा फर्क रहता। जैसे चाची मुझसे नज़रें बचाकर पीयूष को कुछ स्पेशल खाने को देती, लेकिन पीयूष मेरे लाख मना करने पर भी उसे मुझसे शेयर करता। मैं चाचा चाची के सारे भेदभाव नज़रअंदाज कर तहे दिल से उनका आभार मानता कि उन्होंने मुझ बेसहारा को सहारा तो दिया ही, अच्छे स्कूल में मेरा नाम भी लिखवाया। मेरी दादी जब तक रही मुझ पर विशेष ध्यान देती रही, किंतु वो माँ पापा के आकस्मिक निधन से अंदर तक टूट चुकी थी। उनके जाने के 2 वर्ष के बाद भी वो भी चल बसी। चाचा चाची पीयूष की उच्च शिक्षा हेतु अक्सर चर्चा करते, किंतु मेरे संबंध में ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं व्यक्त करते। मैंने 12वीं की परीक्षा उच्च अंकों से पास की। फिर बीकॉम करने के बाद बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मैं सरकारी बैंक में पीओ बन गया। इत्तेफाक से मेरी नियुक्ति जयपुर में ही हुई तो मैं चाचा चाची के साथ ही रहा। वैसे भी मेरी दिली इच्छा यही थी कि मैं चाचा चाची के साथ रहकर उन्हें सहयोग दूं, क्योंकि दोनों के ही बढ़ती उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी थी। पीयूष ने मुंबई से एमबीए किया, वहीं उसका एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया। हम सभी उसकी खुशी से बहुत खुश थे। उसे जल्दी ही अपनी जूनियर मानवी से प्यार हो गया था, तो चाचा चाची ने उसकी पसंद को सहज स्वीकार करते हुए धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। शादी के बाद पीयूष और मानवी मुंबई लौट गए। पीयूष की शादी के बाद मेरा मन कुछ ज़्यादा ही खालीपन महसूस करने लगा कि उसी दौरान दिव्या ने कब इस दिल में जगह बना ली, मुझे पता ही नहीं चला। दिव्या मेरी ही बस से आती जाती थी।
सुंदर, सुशील, सभ्य, दिव्या, विशाल हृदय मालूम होती थी, क्योंकि हमेशा से ही सबकी सहायता हेतु तत्पर दिखाई देती। कभी किसी अंधे को सड़क पार करवाती तो कभी किसी बच्चे की सहायता करती। बस में वृद्ध या गर्भवती महिला को तुरंत अपनी सीट ऑफर कर देती। मुझे उसकी ये सब बातें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मेरे स्वभाव से मेल खाती थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के लिए जगह रख साथ ही आने जाने लगे। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता। मैं उसके प्रति आकर्षण महसूस करता, किंतु चाहकर भी उसके सामने व्यक्त नहीं कर पाता। उसकी दशा भी मेरे समान ही मालूम होती थी, क्योंकि उसकी आंखों में चाहत, समर्पण दिखाई देता, किंतु शर्मो हया के बंधन उसे भी जकड़े हुए थे। मैं अपने विवाह हेतु चाची से चर्चा करना चाहता, किंतु झिझक बहुत महसूस होती थी। कई बार पीयूष की मदद लेने का विचार आता, किंतु वो अपनी नौकरी एवं गृहस्थी में ऐसा व्यस्त और मस्त था कि उसे चर्चा करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इसके अलावा उसका हमारे पास आना भी बहुत कम एवं सीमित समय के लिए ही हो पाता था। उस दौरान मेरा संकोची स्वभाव कुछ व्यक्त नहीं कर पाता। मानवी के गर्भवती होने पर चाची उसे लंबी छुट्टी दिलवाकर अपने साथ ले आई। 5 माह का गर्भ हो चुका था। चाची बड़ी लगन एवं जिम्मेदारी से उसकी देखभाल करती। नए मेहमान के आगमन की खुशी से घर में हर समय त्योहार जैसा माहौल बना रहता। मैं अपने संकोची स्वभाव के कारण मानवी से थोड़ा दूर दूर ही रहता था। हम दोनों में कभी कभार ही कुछ बात होती थी। जीवन अपनी गति से चल रहा था कि अचानक पीयूष का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। घर में तो मानो कोहराम सा मच गया। चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। मानवी तो पत्थर की मूर्ति सी बन गई थी, एकदम शांत, गमगीन। मैं स्वयं के साथ साथ सभी को संभालने की असफल कोशिश में लगा रहता। पीयूष के जाने के बाद हम सभी का जीवन रंगहीन, उमंगहीन हो गया था। हम सभी यंत्रवत अपना अपना काम करते और एक दूसरे से नजरें चुराते हुए मालूम होते। जीवन यात्रा की टेढ़ी मेढ़ी डगर मेरे मन मस्तिष्क में हलचल मचा रही थी। चाचा जी मानवी से विवाह करने की बात पर मेरा जवाब सुनना चाह रहे थे। वो मेरी सहमति की आस लगाए बैठे थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा गुजरा कल आज मानवी के साथ मेरे समक्ष आ खड़ा हुआ है। कल जब मैं अपने माता पिता से बिछुड़कर चाचा चाची के समक्ष सहारे की उम्मीद लिए आ खड़ा हुआ था, यदि उस समय उन्होंने सहारा नहीं दिया होता तो न जाने मेरा क्या होता। सत्य है, इतिहास स्वयं को दोहराता है। वैसे चाचा जी यदि मेरी जान भी मांग लेते तो बिना सोचे विचारे मैं सहर्ष दे देता, किंतु चाचा जी ने मानवी से विवाह का प्रस्ताव रखकर मुझे असमंजस में डाल दिया था। मैंने धीरे से कहा, चाचा जी, मानवी को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। ऐसे में भला मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? बेटा, तुम निराश करोगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहते हुए चाचा जी रो पड़े। मैंने उन्हें संभालते हुए कहा, चाचा जी स्वयं को संभालिए। यूँ निराश होने से समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? मैं नहीं जानता था कि आप लोग मानवी के पुनर्विवाह हेतु विचार कर रहे हैं। दरअसल मेरा मित्र अंकित अपने विदुर भैया अमित के लिए मुझसे मानवी का हाथ मांग रहा था, किंतु मैं उसके प्रस्ताव पर उस पर विफल पड़ा था कि अभी बेचारी पीयूष के गम से उबर भी नहीं पाई है। उसका बच्चा मानवी के गर्भ में है। ऐसे में उससे मैं कहीं और शादी करने के लिए कैसे बोल सकता हूँ? उसने मुझे समझाते हुए कहा था कि दोस्त, गंभीरता से विचार कर। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, किंतु वो हो चुका है, तो अब उसके निकलने का उपाय सोचना होगा। मेरी भाभी बेटे के जन्म के साथ चल बसी। आज बेटा 1.5 वर्ष का हो गया है। मेरी माँ बेटे प्रखर का पालन पोषण करती है, किंतु वो बूढ़ी और बीमार है। भैया दूसरी शादी के लिए इसलिए इनकार कर देते हैं कि अगर उनकी दूसरी पत्नी उनके जान से प्यारे प्रखर के साथ बुरा व्यवहार करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही सिचुएशन मानवी के समक्ष भी आ खड़ी हुई है, लेकिन वो बेचारी जिंदगी किसके सहारे निकालेगी? उसने मुझे विस्तार से समझाते हुए कहा कि देख दोस्त, मेरे भैया और मानवी दोनों संयोगवश अपने जीवन साथियों से बिछुड़कर आधे अधूरे रह गए हैं। हम दोनों को मिलाकर उनके जीवन को सरस एवं सफल बनाएं, यही सर्वथा उचित होगा। मैंने बहुत सोचने के बाद तेरे समक्ष ये प्रस्ताव रखा है। दोनों एक दूसरे के बच्चे को अपनाकर जीवन साथी बन जाएं, इसी में दोनों का सुख है। जो घटित हुआ उसे तो बदला नहीं जा सकता, किंतु उनका भविष्य तो अवश्य सुधारा जा सकता है। गंभीरता से विचार करने पर मुझे भी अंकित का प्रस्ताव उचित लगा, किंतु आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करने का साहस मुझ में नहीं था। आज आपने चर्चा की तो कहने का साहस जुटा पाया। चाचा जी मेरी बातें शांति से सुन रहे थे।
और समझ भी रहे थे, क्योंकि अब वो संतुष्ट नजर आ रहे थे। चाची जी, जो अब तक पर्दे की ओट से हमारी बातें सुन रही थी, लपक कर हमारे सामने आ खड़ी हुई और अधीरता से बोली, बेटा, कैसे हैं अंकित के भैया? क्या करते हैं? उम्र क्या है? और क्या तू उनसे मिला है? वगैरह वगैरह। मैंने उनको पलंग पर बिठाते हुए कहा, चाची जी, पहले आप इत्मीनान से बैठिए, मैं सब बताता हूँ। बड़े ही नेक और संस्कारवान इंसान है वो। सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और मेरी ही उम्र के होंगे, क्योंकि अंकित से 2 साल ही बड़े हैं। अंकित मुझसे लगभग 2 साल ही छोटा है। वैसे आप लोग पहले उनसे मिल लीजिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। मैं तो मानवी को देखकर चिंतित हो जाता हूँ। समझ ही नहीं पाता हूँ कि वो इस बात के लिए तैयार होगी भी या नहीं। बेटा, तू चिंता ना कर, उसे विवाह के लिए हम सभी को प्रोत्साहित करना ही होगा। विवाह होने से वो स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगी, जिसका प्रभाव घर पर भी सकारात्मक पड़ेगा। बेटा, वो भी स्वयं को अकेली एवं असुरक्षित महसूस करती होगी। एक औरत होने के नाते मैं उसकी भावनाएं समझ सकती हूँ। यदि उसे सहारा मिल जाएगा, तब उसे दुनिया और जीवन प्रकाशवान लगने लगेगा। हम सबके सहयोग और प्रोत्साहन से वो सामान्य जीवन के प्रति अग्रसर हो जाएगी, चाची ने समझाते हुए कहा। फिर चाची 2 मिनट के बाद बोली, बेटा पवन, मानवी की शादी के बाद हम तेरी शादी भी कर देना चाहते हैं। ठीक है चाची, लेकिन अभी हमें सिर्फ मानवी के संबंध में ही सोचना चाहिए। कच्ची उम्र में बड़ी विपदा उस पर आ पड़ी है। हाँ बेटा, बहुत दुख लगता है उसे यूं ही मूर्त बना देखकर, लेकिन तेरी जिम्मेदारी भी पूरी कर देना चाहती हूँ। कोई नज़र में हो तो बता देना। कहते हुए चाची ने स्नेह से मेरा सिर सहला दिया। मैं दिव्या को याद करके आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। अमित भैया के साथ मानवी की शादी कर दी गई। उनके प्यार, संरक्षण एवं हम सभी के स्नेह से, सहयोग एवं प्रोत्साहन से मानवी ने स्वयं को संभाल लिया। समय से उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, तो हम सभी को सारा संसार गुलजार महसूस होने लगा। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि अब मानवी बहुत खुश रहने लगी थी। बच्ची के नामकरण हेतु घर में चर्चा होने लगी, तो मैंने कहा, अमित भैया, आपने बेटे का नाम प्रखर बहुत ही प्यारा एवं सारगर्भित रखा है। इसी तरह बेटी का नाम भी आप ही बताएं। अमित भैया 2 पल सोचकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरी बेटी का नाम होगा पीयूषा, जो है तो पीयूष की निशानी, किंतु दुनिया उसे मेरी निशानी के रूप में ही पहचानेगी। फिर प्यार से उन्होंने मानवी की ओर देखा। मानवी उन्हें आदर और प्यार से देखने लगी, मानो कह रही हो कि आपको पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।